अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलो शुरू करते हैं कहानी का अगला हिस्सा। पिछली कहानी में आपने देखा था कि जरताज जारुन के हाथों जरताज को बचाते हुए अरहम का कत्ल हो जाता है और जारुन को पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो चलो शुरू करते हैं आगे। इट्स ओके, तुम जाओ, तुम्हारे भाई को ज़रूरत है तुम्हारी, मैं जरताज को देख लूँगी। आयरा कहते जरताज के साथ बैठ गई। जारुन को हथकड़ी लगाकर पुलिस वैन में बिठाया जा चुका था। रोहान भी पुलिस वैन में जाकर बैठ गया। रोहान ने कॉल करके आलम साहब को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया और जोया को हॉस्पिटल पहुंचने का कहा। एक और तूफान बरपा हुआ था घर में। जारुन के गिरफ्तार होने की खबर सुनकर सीमा तो आपे से बाहर ही हो गई। जिस दिन से ये लड़की मेरे बेटे की ज़िंदगी में आई है उस दिन से सुकून बर्बाद हो गया है मेरे बेटे का। कौन सी मनहूस घड़ी में उसके साथ निकाह हुआ था जारुन का। सीमा चुप हो जाओ, ऐसा नहीं कहते। जारुन जल्दी रिहा हो जाएगा। आलम साहब भी सदमे में थे इस वक्त। सफीना बेगम भी अलग परेशान थी। सीमा की मज़ीद बातों को नहीं सुन सकती थी, उठकर चली गई अपने कमरे में। दुखी तो वो भी बहुत थी इस वक्त। जोया हॉस्पिटल के लिए अकेली ड्राइवर के साथ निकल चुकी थी। एसपी के ऑफिस में जारुन और रोहान दोनों बैठे थे। अकमल, सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने थी। जारुन ने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अगर वो अरहम को नहीं मारता तो वो जरताज को गोली मार देता। रोहान ने एसपी को समझाने की कोशिश की। अगर ये काम हम में से किसी ने किया होता तो ठीक था, मगर जारुन ने कानून को हाथ में लिया। गोली इधर उधर भी मार देता, हाथ पैर या, मगर ये सीधा इसके सीने पे जा मारी। वो इसी टाइम ही एक्सपायर हुआ। उसने अपनी बीवी का भी मर्डर किया था। फांसी तो उसे होनी ही थी, मगर मैं कोशिश करूँगा सज़ा कम हो, इसलिए आसान सा केस बनाया ताकि ज़्यादा सज़ा से बच सके, वरना सीधा 13-14 साल के लिए अंदर जाएगा। अच्छा सा वकील करो इसके लिए, अंदर कर दो, उम्र कैद ही क्यों ना हो जाए, मगर मुझे कोई अफसोस नहीं उसे मारने का। मेरी इज्जत पे हाथ डाला है उसने, मौत का तो उसका मुकद्दर बननी थी। जारुन ने दांत पीसते हुए कहा। देखा तुमने इसका एटीट्यूड, तुम इसको सज़ा से बचा रहे हो और ये उल्टा दादागिरी पे उतर आया। एसपी ने रोहान से कहा। रोहान ने जारुन को देखते, चुप रहो तुम जारुन, बल्कि अब अपनी ज़बान बंद ही रखो। सर, एक इंस्पेक्टर अंदर आया। हाँ बोलो, लाशें भिजवा दी पोस्टमार्टम के लिए? यस सर, एक बंदा आया जो उस औरत के कत्ल का ऐनी शाहिद बताता है खुद को। अच्छा भेजो उसे। वो तीनों उसकी बात पर चौकन्ना हुए। थोड़ी देर में ऑफिस में आसिफ इंटर हुआ। तुम? जारुन और रोहान उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। सर, अरहम ने अपनी बीवी को गोली मारी है और उसे मैं ही लाया था। मुझे अरहम के इरादों की भनक थी, इसलिए नज़र रखे हुए था उस पर। उसकी बीवी को भी उसके कारनामों के बारे में आगाह किया था और वो पाकिस्तान उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए आई थी, मगर अफसोस कि वो मारी गई। मैं इस वक्त वहीं छुपा हुआ था जब अरहम ने अपनी बीवी का मर्डर किया और मैंने इस वक्त वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली थी। फिर आप लोग आ गए और जारुन सर ने उसका मर्डर कर दिया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ इस वाक़े का। आसिफ ने सर झुका इतराफ़ किया। तुम्हारी गवाही बहुत मददगार साबित होगी। जारुन को बचाने के लिए ये वीडियो पुलिस के हवाले कर दो और जब जब तुम्हें तफ्तीश के लिए बुलाया जाए उस वक्त हाजिर होना है। एसपी ने उसे वार्न करते कहा। जी जी सर, मैं हाजिर हूँ, मगर जारुन सर ने कुछ गलत नहीं किया, उन्हें प्लीज़ छोड़ दे। आसिफ ने इल्तिजा की। तुम जाओ, अभी क्या करना है ये मैंने तय करना है। एसपी ने ज़रा रौबदार लहजे में कहा। अब तुम जाओ रोहान, जारुन की ज़मानत का बंदोबस्त करो। अदालत का जो फैसला होगा वही होगा अब, एसपी ने कहा, मगर रोहान का दिल नहीं किया उठने का। जरताज का भी ट्रीटमेंट चल रहा था जब जोया भागती हुई आई अस्पताल के कॉरिडोर में। आयरा बेंच पे ही बैठी हुई थी। वो उसे पहचानते ही खड़ी हुई। आप जोया? आयरा ने कहा। जी मैं जोया जरताज, जोया ने फूले हुए सांस से कहा। जी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। आयरा ने इमरजेंसी वार्ड की तरफ इशारा करते कहा। पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरी जरी को, जोया ने भराई आवाज़ में कहा, मगर नज़र आयरा पे उठी जो हुस्न का पीकर थी। कौन है? जोया ने पूछा। मैं कौन? वो क्या कहे कि वो कौन है? रोहान की और उसकी
मैं और मेरे डैड रोहान के साथ मिलकर एक बिजनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इसलिए रोहान से अच्छी बातचीत भी है। ये कहते आयरा बड़ी मुश्किल से जब्त किया अपने आंसुओं पे। रोहान को पुलिस वैन में जाते देखा तो तजस्सुस में उसका पीछा करती गई तो आगे ये हादसा हो चुका था। रोहान ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने का कहा, मैं ले आई। आयरा ने कहा, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे मुश्किल वक्त में हमारे काम आई। जोया ने उसके दोनों हाथों को थामते अपनाइए से कहा। आयरा ने उसे शौक से देखा। इतने में एक डॉक्टर बाहर आई। पेशेंट के साथ कौन है? जी मैं हूँ, जरताज की बहन। कैसी है अब वो? जोया डॉक्टर सामने जाती फट से बोली, जी अब वो खतरे से बाहर है, किसी सदमे के तहत वो बेहोश हुई थी। डॉक्टर, मैं उनसे मिल सकती हूँ अभी? जोया ने कहा, जी बस अब उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है, पुरसुकून रहने के लिए आप चली जाए उनके पास, मगर बात तो फिलहाल उनसे कोई मत कीजिएगा। डॉक्टर उसे ताकीद करती चली गई। जोया भी जरताज के पास चली गई। आयरा बेंच पे बैठ गई, उसे रोना आ रहा था। वो वो 3 आंसू उसकी आंखों से बह निकले, फिर उन्हें साफ करती सामने देखा तो रोहान आ रहा था। अपने आप को नॉर्मल करती खड़ी हुई। रोहान उसके सामने आ खड़ा हुआ। कैसी है जरताज? अब ठीक है, जोया भी आ गई है। आयरा ज़बरदस्ती मुस्कुराते कहा, थैंक्स, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। रोहान अभी बोल ही रहा था कि जोया जरताज को देखकर वापस बाहर आई। रोहान पे नज़र पड़ी। रोहान फट से भागकर रोहान के सीने से जा लगी और रोने लगी। रोहान ने उसके गिर्द अपने बाजू फैला और उसे तसल्ली देने लगा। जोया बस सब ठीक हो जाएगा, कहते उसकी नज़रें आयरा पे थी जिसकी आंखें सुर्ख थी और मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, और फिर वो सर नीचे किए चली गई वहाँ से। आयरा हॉस्पिटल से बाहर आई तो आंसुओं का सैलाब जारी था। उसकी आंखों से शर्मिंदगी हो रही थी तो प्यार करने वालों को अलग करने का सबब बन रही। शुक्र थी कि वो वक्त से पहले पीछे हट गई, वरना वो 2 लोग नहीं उनका पूरा खानदान बिखर जाता। जोया प्लीज़ काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा, रोहान उससे अलग करके कहा। जारून कहाँ है? जरताज ने पूछा। तो क्या जवाब दूंगी? जोया ने नम होती आंखों से पूछा। वही जो सच है, जारून ने मर्डर किया अरहम का जरताज के लिए। रोहान ने कहा। अगले दिन जरताज को डिस्चार्ज कर दिया गया अस्पताल से। रोहान और जोया उसे लिए घर आए। सारा घर जैसे वीरान था। उनकी इस्तकबाल के लिए भी कोई न था। जोया जरताज को लिए उसके कमरे में आई ताकि वो आराम करने। जारून को लेकर वो भी काफ़ी परेशान हो गई थी। फिर सबने उसका कमरे में ही हालचाल मालूम करने आए थे। आलम साहब भी कुछ देर के लिए उसे तसल्ली देते चले गए, मगर सीमा नहीं आई। उसकी नज़र में वही उसकी जिम्मेदार थी। रोहान की मुसलसल कोशिश थी जारून को सज़ा कम से कम हो। आज तीसरी और आखिरी पेशी थी। एसपी खुद गवाह बना हुआ था जारून का। उसने जारून के हक में ही गवाही दी। ये सब उसने अपनी बीवी को बचाने के लिए किया था। अरहम पहले ही अपनी बीवी को मार चुका था और जरताज को भी गोली मार सकता था। चूँकि जरताज पर भी पिस्तौल तानी हुई थी और आसिफ की भी गवाही थी, जो वो चश्मदीद गवाह था। ऐसे में जरताज की जगह कोई भी होता तो वो यही कदम उठाता। जज ने भी तफसीली फैसला सुनाया। जारून को कानून के हाथ में लेने के लिए 6 माह कैद की सज़ा सुनाई दी। कुछ लाख का जुर्माना भी आयद किया। चूँकि मर्डर उसने सेल्फ डिफेंस में किया था, उसका इरादा ऐसा नहीं था। आज जारून की सज़ा भी ख़त्म हो रही थी। पूरे घर में ऐसे रौनक थी जैसे कोई शादी हो। रोहान और अम्मा जारून को लेने के लिए गए हुए थे। जरताज भी आज बहुत शौक से तैयार हुई थी। जारून के लिए उसकी पसंद के खाने बनाए थे। खुद आज वो वक्री ही लग रही थी, जैसे कोई बारात आनी हो, ऐसे शौक में फिर रही हो। रोहा उसके कमरे में आई। हाँ तो शौहर आ रहा है मेरा। जरताज ने ज़रा इतराते कहा। ओहो, शर्म कर लो, 2 बच्चों की माँ हो। रोहा ने कहा, तुम्हारा शौहर भी आया हुआ है, तुम्हें तो शर्म नहीं आती? जरताज ने भी टिक्का सा जरी तुम। रोहा ने नाक चढ़ाते बोलना चाहा जब जोया ने उसे आवाज़ दी। रोहा जल्दी आओ नीचे, रोहान बस आने ही वाले होंगे जारून को लेकर। हाँ आई, रोहा ने आवाज़ देकर कहा। तुम घूंघट निकाल कर बैठ जाओ ज़रा, भाई ने फ्रेश भी तो होना है आकर। रोहा ने उसे छेड़ते कहा तो जरताज हया से सुर्ख पड़ी थी। ओह, शर्मा गई। रूही दफ़ा हो जाओ। जरताज ने उसे आंखें दिखाई तो हंसती भाग गई। जारून घर में दाखिल हुआ। सभी उसकी राह में खड़े थे। सबके हाथों में फूलों के हार थे। अपनी माँ के गले लगा। वो सबसे पहले जो आंसुओं पर काबू न रख सकी थी, जारून के गले लगते ही रो।
माँ को दिलासा देते वो उनसे अलग हुआ, फिर अपने बाप के गले लगा। वो भी आबदीदा हुए अपने बेटे के गले से लगकर। ज़ारुन की भी आंखें नम हुई थी। फिर वो रोहा के पास आया जिसने उसकी बेटी ज़ारो को उठाया हुआ था। रोहा को साइड से गले लगाया, ज़ारो को गोद ले ले लिया। अब वो 8 माह की हो चुकी थी, काफ़ी बड़ी लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारी भी। उस पर बेहद प्यार आया था। उसके दोनों गालों पे किस करते अरोश की तरफ मुतवज्जो हुआ। उसकी आंखें भीग रही थी अपनी बेटियों से मिलते हुए। अम्मा ने आगे बढ़कर ज़ारा को उसकी गोद से लिया। वो काफ़ी इमोशनल हो चुका था। ज़ारुन जाओ कमरे में फ़्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते, बहुत भूख लगी है। अम्मा ने सोगवार माहौल को चेंज करना चाहा और बाकी सब से मिलता वो सीढ़ियाँ चढ़ गया। अमार ने ज़ारा को रोहा के हवाले किया। अब घर जाने का प्लान है या तरसाते ही रहना है? इसी वजह से हमारी तरक्की रुकी हुई है। रोहा के कान के करीब होते सरगोशी की तो हया से सुर्ख पड़ी। अमार प्लीज़ तंग मत करे। वो चली गई किचन में जोया की हेल्प करने। अमार इतना सा मुंह बनाते रोहान के साथ बैठ गया। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? अब क्या हुआ है? रोहान ने कहा। क्या बताऊँ साले साहब आपको? अमान ने रोहान के कंधे पे हाथ रखते कहा। रोहान ने उसे घूर कर देखा तो खिसियाना सा मुस्कुराया। माइंड योर लैंग्वेज, रोहान ने कहा। अब इसमें माइंड वाली क्या बात है? रिश्ता ही ऐसा है अब हमारा। और ये घूर कर क्या देख रहे हो? दामाद हूँ इस घर का, वो भी इकलौता। अमार थोड़ा अकड़ कर बैठ कर बोला। अपनी हद में रहो, कोई हड्डी ना तुड़वा कर जाना यहाँ से, रोहान ने कहा। जो मर्जी कर ले, आपकी बहन को लेकर जाऊंगा, वो टांग पर टांग रखता बोला। हाँ तो सीधी सीधी बकवास करो ना, जोरू नहीं मिल रही है इतने महीनों से। रोहान हल्का सा मुस्कुरा कर बोला। आहा, खुद की बीवी कहीं गई नहीं ना मैके, वहीं महका वहीं ससुराल। मुझ गरीब से पूछे कोई, सही से हनीमून भी नहीं मनाने देते। हाँ तो अभी ले जाओ। रोका किसने जाने के लिए? रोहान ने उसे देखते कहा। दिल तो कर रहा अफ्रीका के जंगल में ले जाओ, जहां आप लोगों का साया दूर दूर तक ना पड़े। अमार ने मुंह के जाविये बिगाड़ते कहा। जहां मर्जी ले जाओ, हमें अपनी बहन की याद आएगी, हम वहां भी पहुंच जाए। रोहान ने हंसते कहा। ऐसा करो तो फिर मुझे ही घर का दामाद रख लो। अमार ने तंग कर कहा। यह तो अच्छी बात है, हमें ड्राइवर की तलाश थी। तुम काफ़ी अच्छी ड्राइविंग कर लेते हो, रोहान ने मजाक उड़ाते कहा। हद है, ऐसे कोई इज्जत नहीं मेरे ससुराल में। बुरा सा मुंह बनाते उठ गया। रोहान सर हिलाते हंस दिया। ज़ारुन कमरे में दाखिल हुआ तो जरदा सामने ही खड़ी थी। ज़ारुन को देखते ही मुंह मोड़कर खड़ी हो गई। पीच कलर का खूबसूरत हल्के काम वाला सूट पहने वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। सिया बालों को खुला छोड़ा हुआ था। ज़ारुन आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते उस तक पहुंचा और पीछे से उसे अपने सीने से लगा लिया। जरदाज की आंखों से आंसू बह निकले थे। क्यों किया ऐसा आपने? ज़रा ख्याल ना मेरा और हमारी बच्चियों के बारे में। कितनी मुश्किल से मैंने काटे हैं। भीगे लहजे में शिकवा किया था। कमाल है, तुम्हारे लिए सब किया और तुम ही गिला कर रही हो। उसके बालों में मुंह छुपाते मदहोश लहजे में कहा। ज़ारुन मुझे नहीं करनी बात आपसे। वो उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी। ज़ारुन ने उसे पलटे उसका रुख अपनी तरफ किया। क्यों नहीं करनी बात? क्या कुछ और करना है? बेबाक अंदाज से कहा तो वो शर्मसार हुई और ख़ुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने लगी, जब इसे छोड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। आप फ्रेश हो जाए फिर बात करेंगे। फ्रेश ही तो होना है। उसका खूबसूरत मुखड़ा तकता बोला, जो हया से लाल हो चुका था। खाना लगा दे जोया भाभी, सब तैयार था जब टाइम भी काफ़ी हो रहा था। रोहा ने जोया से कहा। उन दोनों को तो आ जाने दो, वो फिर लगाते। जोया ने कहा। आ जाएंगे, इतने महीनों से बिछड़े मिले हैं, टाइम तो लगाएंगे बाहर आने में। हम खाना लगाते हैं। रोहा प्लेट उठाते डाइनिंग टेबल की तरफ चल दी। रोही कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं हो गई तुम? अमार के साथ रहते, जोया ने उसे टोकते कहा। ये किसने हमारा तस्करा किया है? अमार ने ऊपर आते कहा। एक तो तुम हर जगह टपक पड़ते हो।
जोया ने खाने की डिश रखते कहा, हद है, मैं इस घर का इकलौता दामाद हूँ। सबको चाहिए कि वो मेरे आगे पीछे आ चले, मगर यहाँ तो सीन ही उल्टा है। कुर्सी पे बैठे सलाद में से खीरा उठाकर मुंह में डालते कहा, बस इसी की कसर रह गई थी। जोया ने प्लेट सीधी रखते कहा। खाना लगते ही सब अपनी कुर्सी पर आके बैठ चुके थे। अमार भी खामोश हो गया। जारुन और जरताज भी सीढ़ियाँ उतरते आ रहे थे। जरताज के चेहरे पे शर्मीली सी मुस्कान थी। आ गई तोता मैना की जोड़ी। दोनों ही फ्रेश से लग रहे थे। रोहा ने जोया के कान के करीब होते हुए चुप करो कहा। चुप करो। जोया ने उसे टोका। नहीं, मैं तो नहीं करूँगी। पहले तो इसने पीच कलर का सूट पहना था, अब मैरून कलर पहना हुआ है। कुछ तो गड़बड़ की है। उसने रोहा से फिर सरगोशी करते मजाक उड़ाते का। जोया भी उस हल्का सा मुस्काई। तुम वाकई अमार के साथ रहते बिगड़ चुकी हो। जोया ने उसके कंधे पे हल्की सी चपत रसीद की। रोहान के साथ वाली कुर्सी पे बैठ गई। जारुन और जरताज भी उसके अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। काफ़ी अरसे बाद आज सब लोग इकट्ठे खाना खा रहे थे, वो भी इतने खुशगवार माहौल में। रोहान की खाना खाते हुए बच्चों पे नज़र पड़ी। साइड पे बैठे खेल रहे थे। ज़ारा और रुश एक साथ बैठी हुई थी। उनके आगे खिलौने पड़े हुए थे। ज़ारा अभी से बैठ सकती थी। ज़ारा ने अरोश के हाथ से उसकी गुड़िया छीन ली और अरोश ने गुस्सा होते उसके हाथ से अपनी गुड़िया छीन ली। ज़ारा मोटे मोटे आंसू बहाते रोने लगी। यूसुफ पास बैठा अपनी कार से खेल रहा था। उसे ज़ारा बहुत पसंद थी। उसे रोता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़ारा प्लीज़ तुम लो नहीं, मेरी कार ले लो। यूसुफ ने उसके आगे अपनी कार रख दी तो खुश होती कार पे हाथ मारने लगी। 3 साला यूसुफ ने अपने नन्हे से हाथों से ज़ारा के आंसू साफ किए। 3 साला अरोश बिल्कुल अपनी माँ पे थी लड़ाकर। यूसुफ रोहान जैसा नर्म मिजाज ख्याल रखने वाला और ज़ारा जोया जैसी कि मासूम सी। रोहान उन्हें देखकर मुस्कुराया। जोया की तरफ मुतवज्जा हुआ, उसके कान के करीब सरगोशी की। तुम्हें नहीं लगता कि यूसुफ अकेला है? उसके साथ खेलने के लिए एक छोटा भाई या बहन भी होनी चाहिए। इस वक्त उसकी बात सुनती मुस्कुराई। सही कहा, वैसे यूसुफ का भाई बहन आने वाला है। जोया ने मुस्कुराते कहा। रोहान को फिर से हैरान कर गई। खाना खाने के बाद जरताज किचन में थी और अब जारुन के लिए काफ़ी बना रही थी। रोहा भी उसे तंग करने के लिए आ गई। वैसे पीच कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था तुम पे, ये मरून भी ठीक है। जरताज जो पहले ही ब्लश कर रही थी उसकी बात सुनती चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम अपने काम से काम रखो, जरताज ने कहा। अब मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो तुम्हें बुरा लग गया? तारीफ ही तो की एक। रोहा ने मासूम बनते कहा। इसे ना हवा लग गई अमार की, तुम अपना काम करो बस। जोया किचन में आते बोली, हाँ मुझे भी पता चल रहा है। जरताज ने रोहा को देखते हुए कहा, बस तुम दोनों ना को ना मेरा मासूम शौहर ही नज़र आता है, उसके ही पीछे पड़ी रहती हो। रोहा तंग कर बोली, ओहो बेचारी का बेचारा शौहर। जरताज कहती उसके पास से गुजर गई। रोहा कमरे में थी जब अमार कमरे में आया। चलो अब तुम अपना सामान बांधो, हम आज ही निकलेंगे, अभी के अभी। बस अब बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं। अमार ने आते साथ ही कहा, कहाँ जाना है अभी? और अभी तो रात होने वाली है। रोहा उसके सामने आती बोली, युगांडा चलेंगे। अमार ने जेब में हाथ डालते कहा, हैं वो क्या है? रोहा को उसकी कुछ तक समझ ना आई। अरे पगली, कंट्री है, हनीमून पे चलेंगे। हाथों से जहाज़ बनाते हवा में उड़ाया। क्या? लोग तो लंदन, पेरिस, मालदीव जैसे मुल्कों की बातें घूमने के लिए, और तुम्हें युगांडा मिला है? रोहा मुश्किल नाम लिया। अरे पगली, मेरे पास प्राइवेट जेट नहीं है जो तुम्हें इतने बड़े बड़े मुल्कों में घुमाता फिरूं। सीधा घर चलेंगे, वहाँ कम से कम प्राइवेसी तो होंगी। यहाँ तो लिंडा बाजार लगा हुआ है। क्या कहा आपने मेरे घर को? रोहा ने गुस्सा होते कहा, कुछ नहीं, बस रेडी हो जाओ, घर चलना है। कल चलेंगे, अब ऐसे कैसे अभी के अभी निकल पड़े? क्या सोचेंगे? रोहा बैठे मुंह फुलाते हुए। बस सबका सोचती रहना, मेरा ना सोचना, वो बड़बड़ाते हुए वॉशरूम में बंद हो गया। जोया अपने सारे काम काज ख़त्म करती कमरे में रोहा के लिए कॉफ़ी लेकर आई। रोहान कमरे में नहीं नज़र आया। वो उसे ढूंढती बालकनी तक आई। रोहान आप यहाँ हैं? कॉफ़ी का मग उसकी तरफ बढ़ा। रोहान ने सीरियस मूड के साथ चुपचाप मग थाम लिया। सामने देखता सिप लेने लगा। क्या हुआ है? उसका चेहरा देखती हुई बोली, कुछ नहीं, जो होना था हो गया। तुमने कौन सा बताना ज़रूरी समझा मुझे? तंजिया कहा गया।
मगर वो समझ गई। ओहो, तो इस बात पे मूड ऑफ है। वो तो मैं आपको बताने वाली थी मगर मसरूफ़ियत इतनी थी, आप भी काफ़ी बिज़ी थे तो इसलिए, मगर आप ही बुरा मान गए। मगर अभी घर में तो मैंने किसी को नहीं बताया अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, बस अभी आपसे ही ज़िक्र किया है। वो अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ते सर झुका कर रोहान मुस्कुराया, उसका हाथ पकड़ लिया, खींच कर उसे अपने सीने से। तो मेरी जान, परेशान क्यों हो रही हूँ? मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो खुद से भीगते हुए कहा, हाँ तो आपके मजाक ने मेरी जान ही निकाल दी थी। वो सीने पे सर रख के एक हाथ पे का मुक्का मारती उसके सीने पे मारती बोली। तो रोहान ने उसे मजीद खुद में भींचा था। कुछ माँ बाप जोया के यहाँ दूसरे बेटे की पैदाइश हुई। सब बहुत खुश थे। रोहा भी आई थी मिलने के लिए और अपने भतीजे को खुद देखने उसका उसका रोहा ने रख उसका भतीजे को देखने उसका रोहा ने नाम रखा था ज़िहान। इसे ये नाम बहुत पसंद था उसने पहले ही बता दिया था अब रोहान के बच्चे का नाम वो ही रखेंगी। छोटे से ज़िहान को रोहा अपनी गोद में लिए बैठी थी। सीमा भी उसके साथ बैठी थी। मामा कितना प्यारा है ना, और ये मुझे शरारती भी बहुत लग रहा है। रोहा ने पास बैठी अपनी माँ से कहा, हाँ बहुत ज़्यादा प्यारा, तुम्हारी तरह। अल्लाह तुम्हें ऐसी ही प्यारी औलाद से नवाजे, आमीन। रोहा ने दिल से कहा था क्योंकि अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम थी। शादी को 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका था। और ज़ारुन को भी, ज़ारुन का नाम लेते कहा सीमा ने। ज़ारुन भाई को उनके यहाँ माशाअल्लाह से 2 बेटियाँ प्यारी सी। रोहा ने उनकी बात ना समझते हुए कहा, मैं बेटे की बात कर रही हूँ। अल्लाह ज़ारुन की ये कमी भी पूरी कर दे। सीमा ने उसे अपनी बात समझाते कहा, मगर मामा अभी ज़ारा बहुत छोटी और अरूश भी, और हो जाएगा बेटा भी। ज़ारुन भाई तो उन पे अपनी जान छिड़कते, मत सोचा करे ऐसी बातें। औलाद ना होने से तो बेहतर है। रोहा ने अपनी माँ को टोकते कहा। पीछे जरताज ने उनकी बात सुन ली थी। वो अपने कमरे में चली आई। उसे वाकई अपनी सास की बातों से दुख हो रहा था। ज़ारुन ने कभी उसे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उनकी सिर्फ बेटियां है, बेटा नहीं। वो जान चुकी थी कि वो अब दोबारा माँ नहीं बन सकेंगी, और ज़ारुन ने उससे छुपाया था। मगर उसने एक दिन अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ ली थी। ज़ारुन का मुकाम उसकी नज़र में मज़ीद बुलंद हो चुका था। अब लोग चाहे कुछ भी कहे, उसे परवाह नहीं किसी की। अब अरोश और यूसुफ स्कूल जाने लगे। ज़ारा 2 साल की थी। यूसुफ स्कूल से आते ही ज़ारा से खेलने लग जाता था। वो छोटी सी गुड़िया बेहद पसंद थी। अरोश अभी डॉल लेके नीचे बैठी ही थी कि 9 माह का ज़िहान उस स्क्रोलिंग करता उसके पीछे आया, उसके बाल पकड़ लिए। अरोश ने तो शोर डालना शुरू कर दिया, मगर उसके बाल छोड़ने को तैयार ही नहीं था। अरोश की आंखों से तो आंसू जारी थे। उसके बाद ज़िहान की सख्त गिरफ्त में थे। यूसुफ ने बहुत कोशिश की वो इसे छोड़ दे, मगर वो मज़ीद अपनी मिट्टी ज़ोर से भींच ले रही। इतने में जोया और जरताज भी भागती थी। जोया ने बामुश्किल अरोश के बाल छुड़वाए थे और वो हंस रहा था, और अरोश का रो रो कर बुरा हाल था। जोया क्या खाकर पैदा किया, इसे इतना सा अरोश की चीखें निकलवा देता। पता नहीं, मैं खुद इसकी शरारतों से परेशान हूँ। अपने चाचों पर गया है शरारतों में। जोया ने रेहान को उठाते कहा, मामा इसको दूर रखा करे, मेरे सारे टॉयज तोड़ देता और मेरी डॉल्स के बाल भी ख़राब कर देता है। अरोश ने चिल्लाते कहा, ज़ारा ने तो कभी तंग नहीं किया, खेलती रहती है मेरे साथ, हम तो बेस्ट फ्रेंड है। अरोश ज़ारा के साथ बैठा हुआ बोला, जबकि ज़ारा ने उसकी गाड़ी का टायर निकालकर हाथ में लिया हुआ था। और यूं ही उनकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ और मोहब्बतें उनके साथ ही परवान चढ़ी। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हुई। इंशाल्लाह जल्द ही आपको एक नए नावल के साथ मिलूँगी। तब कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए आने वालों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब करके हिम्मत अफजाई कीजिए और अच्छे फिर कमेंट्स भी कर दिया कीजिए। सब फ्री में है, कोई पैसा नहीं लगता। तो मिलते हैं जल्दी नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।